क्या कभी इस बात पर गहराई से विचार किया गया है कि जब प्रतिशोध की आग यानी बदले की वो धधकती हुई आग और ममता के शांत अमृत के बीच टकराव होता है तो जीत आखिर किसकी होती है? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि आम तौर पर जब हम बदले की बात करते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक बड़ा ही सीधा सा हिसाब लगाता है। किसी ने बुरा किया तो उसके साथ बुरा होना चाहिए। बिल्कुल, टिट फॉर टैट, है ना? हम कॉम्प्लेक्स चीजों से बचना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम दुनिया को बस ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं। लेकिन जब इंसानी भावनाओं की बात आती है, खासकर एक माँ के दिमाग की, तो ये सीधा साधा गणित एकदम फेल हो जाता है। सही बात है। एक माँ का हृदय, जिसे हम दुनिया की सबसे कोमल चीज मानते हैं, जब वो टूटता है ना, तो क्या खौफनाक रूप ले सकता है, ये शायद हमारी कल्पना से भी परे हैं। और दोस्तों, आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा इसी मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल के बारे में है। और ये चर्चा सच में बहुत दिलचस्प होने वाली है। एकदम। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल पर इस विश्लेषण को सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक छोटा सा और बहुत ही विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का ये छोटा सा सपोर्ट ही हमें ऐसी गहन चर्चाएं लाने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक बेहद मार्मिक कहानी, माता का हृदय के बारे में। आज का हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उस क्यों और कैसे को समझना है। एक माँ की साइकोलॉजिकल जर्नी कैसे आकार लेती है। सही कहा। वो सफर जहां वो अपने दुश्मन को बर्बाद करने निकलती है, पर आखिर में अपने ही अंदर की सबसे पवित्र भावना के आगे हार जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशोध के जन्म से। कहानी की मेन कैरेक्टर है माधवी। हाँ, और उनका अतीत समझना बहुत जरूरी है। माधवी पिछले 22 सालों से विधवा हैं। 22 साल। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 22 साल के विधवा जीवन का मतलब क्या होता है उस जमाने में। हाँ, सामाजिक ताने, अकेलेपन का डर। एग्जैक्टली। और इन सब के बीच उसने अपने इकलौते बेटे आत्मानंद को पाला है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें, तो आत्मानंद अब सिर्फ उसका बेटा नहीं है, वो उसका एकमात्र सहारा है, उसके वजूद का कारण है। यानी उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उस एक बेटे के आसपास घूमती है। बिल्कुल, वो उसका प्रोजेक्ट है, उसकी पहचान है। और आत्मानंद कैसा इंसान है? वो एक बहुत ही नेक और परोपकारी लड़का है। दूसरों के दुख में खड़ा होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो लोग सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, वो सिस्टम की आंखों में खटकने लगते हैं। हाँ, और यहीं से शुरू होती है असली ट्रेजेडी। आत्मानंद की ये अच्छाई एक भ्रष्ट अधिकारी को पसंद नहीं आती। उनका नाम है मिस्टर बागची। बागची क्या करता है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके आत्मानंद को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज देता है। बाप रे। अब आप उस माँ के बारे में सोचिए, जिसने अपनी पूरी जवानी उस बेटे पर निछावर कर दी। उसके लिए क्या रहा होगा? एक प्रलय जैसा ही तो था ये। सही बात है। जब बेटे को पुलिस ले जाती है तो माधवी बेहोश हो जाती है। पर यहाँ प्रेमचंद जी जो दिखाते हैं वो हैरान करने वाला है। जब वो होश में आती है तो वो रोने धोने वाली बेचारी माँ नहीं रहती। नहीं, वो पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसका सारा दुख एक भयंकर गुस्से में बदल जाता है। अगर मैं इसे किसी चीज से कंपेयर करूं तो ये एक उस प्रेशर कुकर की तरह है जिसमें 22 साल का दबाव उबल रहा था। वाह, क्या एनालॉजी दिया है आपने। हाँ, मतलब नैतिकता और धर्म उसके सेफ्टी वाल्व थे। पर जब सिस्टम ने उसके निर्दोष बेटे को छीन लिया तो वो वाल्व फट गया, सारी एनर्जी आग बन गई। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर, एक आम शांत और धार्मिक महिला अचानक से एक हत्यारी बनने को कैसे तैयार हो सकती है? इसका जवाब साइकोलॉजी में है। एक कॉन्सेप्ट होता है जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। यानी हम सबको लगता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। माधवी ने 22 साल यही सोचकर जीवन बिताया कि अच्छाई का फल अच्छा मिलता है। हाँ, लेकिन जब उसी अच्छाई के वजह से उसका बेटा जेल गया तो उसका वो जस्ट वर्ल्ड वाला भरम पूरी तरह टूट गया। अच्छा, मतलब जब उसे लगा कि दुनिया में इंसाफ है ही नहीं तो उसने रूल्स मानने ही बंद कर दिए। एकदम सही पकड़ा आपने। प्रेमचंद जी यही समझा रहे हैं कि इंसान तमीज और शराफत तब तक निभाता है जब तक उसकी जिंदगी में थोड़ी बहुत उम्मीद बची हो। जब उससे उसका सब कुछ छीन लिया जाता है तो खोने का डर खत्म हो जाता है। तब इंसान सबसे खतरनाक रूप ले लेता है। बिल्कुल।
और एक औरत, खासकर एक माँ का गुस्सा पुरुष से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो किसी रूल बुक को नहीं मानती। ये उसके लिए एक पर्सनल वॉर बन जाता है। और इसी वॉर को जीतने के लिए माधवी एक बहुत ही शातिर प्लान बनाती है। वो जाकर बागची पर कोई सीधा हमला नहीं करती। वो एक गरीब बूढ़ी नौकरानी का भेष बदलती है और बागची के घर में काम मांगने पहुंच जाती है। और उसका टारगेट क्या था? उसका टारगेट था बागची का इकलौता बचा हुआ छोटा सा बच्चा। वो चाहती थी कि बागची भी बेटे के खोने का वही दुख झेलें जो वो झेल रही है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये प्लान दिखाता है कि वो मेंटली कितनी अनस्टेबल हो चुकी थी। एक दूसरे के मासूम बच्चे को मारने का सोचना, ये दर्शाता है कि गुस्से ने उसकी सोचने समझने की ताकत छीन ली थी। पर जब वो उस घर में दाखिल होती है तब असल ट्विस्ट आता है। बिल्कुल, मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। बाहर से बागची का घर कैसा लगता है? एकदम ताकतवर, पैसे वाला, खौफनाक ऑफिसर का घर। लेकिन अंदर एकदम खोखला। सही में, अंदर से वो घर किसी नरक से कम नहीं था। बागची शराब का आदी हो चुका है, उसकी पत्नी हमेशा बीमार और चिड़चिड़ी रहती है, उनकी 5 ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और उसकी चिंता उन्हें खा रही है। और सबसे बड़ी बात, उनके कई बच्चे पहले ही पैदा होकर मर चुके हैं। अब सिर्फ एक आखिरी बच्चा बचा है, जिसे लेकर वो हमेशा डर में जीते हैं। ये कितनी बड़ी आयरनी है। जिस आदमी ने एक सिग्नेचर से माधवी की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो अपने ही घर में इतना डरा हुआ और लाचार है। आप सोचिए माधवी पर इसका क्या असर हुआ होगा। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। माधवी के दिमाग में बागची एक राक्षस था। जब हम किसी से बदला लेना चाहते हैं ना, तो हम उसे इंसान नहीं मानते, हम सोचते हैं वो कोई शैतान है। हाँ, हम उसको डिह्यूमनाइज कर देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो वहां एक शराबी, बीमार और रोते हुए बाप को देखती है, तो वो राक्षस वाली इमेज टूट जाती है। यहाँ प्रेमचंद कर्मा का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। माधवी का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। वो देखती है कि जिसे वो सजा देने आई थी, उसे तो पहले ही कुदरत ने सजा दे रखी है। क्या बात है! वहां कोई खुशी थी ही नहीं जिसे माधवी छीन सके। और फिर वो वहां 1 महीने तक काम करती है। वो उस बच्चे की इतनी अच्छी देखभाल करती है कि बच्चा अपनी सगी माँ से ज्यादा माधवी के पास खुश रहता है। और फिर आती है वो रात, कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। हाँ, सर्दियों की वो खौफनाक रात। उस छोटे से बच्चे को अचानक भयंकर ठंड लग जाती है। उसके लक्षण बिल्कुल निमोनिया जैसे थे। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। बच्चा मौत के बिल्कुल करीब था। अगर हम माधवी के प्लान की बात करें, तो ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसने जो सोचा था वो खुद ब खुद हो रहा था। लेकिन यहीं पर मुझे एक प्रॉब्लम है, मतलब एक उलझन है। मुझे इस बात को चैलेंज करना है। देखिए, माधवी एक किलर बनकर आई थी वहां। उसका सगा बेटा, जिसे उसने 22 साल तक अपना खून पिलाकर पाला, वो जेल की ठंडी सलाखों के पीछे सड़ रहा है। हाँ, ये सच है। तो अचानक वो अपने बेटे का दर्द कैसे भूल गई? उस रात उसे कुछ नहीं करना था, न किसी को मारना था, न जहर देना था, बस चुपचाप बैठना था। कुदरत अपना काम कर रही थी। बच्चा मर जाता और उसका बदला पूरा हो जाता। पर वो क्या करती है? वो रात भर जागकर उस दुश्मन के बच्चे की जान बचाती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या बदले की आग इतनी जल्दी ठंडी पड़ सकती है? आपका सवाल एकदम वैलिड है, और यहीं पर इस कहानी का सबसे गहरा फिलोसॉफिकल पॉइंट आता है। क्या बदला लेना इंसान का असली नेचर है या फिर दया करना? माधवी का ये कदम उसके बेटे को भूलना नहीं है। तो फिर क्या है? ये ममता की, बायोलॉजी की और साइकोलॉजी की सबसे बड़ी जीत है। जब एक माँ किसी तड़पते हुए बच्चे को देखती है, तो उसका लॉजिकल दिमाग जो प्लान बना रहा था वो स्विच ऑफ हो जाता है। उसके अंदर की प्राइमल इंस्टिंक्ट जागती है, जो मरने की नहीं, बचाने की होती है। अच्छा, मतलब उसका माँ होना उसके बदले पर हावी हो गया। बिल्कुल। वो उस बच्चे में अपने दुश्मन को देख ही नहीं पाई। उसे सिर्फ एक बीमार बच्चा दिखा जिसे एक माँ की जरूरत थी। प्रेमचंद हमें बता रहे हैं कि बुराई और नफरत हम बाहर से सीखते हैं, हालात के चलते, लेकिन ममता और करुणा हमारे अंदर जन्मजात होती है। ये सच में नजरिया बदल देने वाली बात है। और माधवी की उस रात की मेहनत रंग लाती है। बच्चा सुबह तक ठीक हो जाता है। जब सुबह बागची ये देखता है कि एक बूढ़ी अनजान औरत ने उसके आखिरी बच्चे की जान बचा ली है, तो वो अंदर तक हिल जाता है। हाँ, बागची का कंप्लीटली हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। वो माधवी के पैरों में गिर पड़ता है और अपना गुनाह कबूल करता है। वो कहता है कि वो एक करप्ट और पापी इंसान है। और बागची का जो कन्फेशन है ना, वो सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। वो सिर्फ एक विलन नहीं है। वो कहता है कि इस व्यवस्था में टिके रहने के लिए
अपने बॉस लोगों को खुश रखने के लिए उसे ऐसे गलत काम करने पड़ते हैं? ये पॉइंट बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ सोर्स मटेरियल में ऑथर ने सिस्टम के करप्शन को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से दिखाया है। इसमें कोई लेफ्ट विंग या राइट विंग पॉलिटिक्स नहीं है। Yes. ये किसी भी सिस्टम की कहानी हो सकती है। एकदम सही। ये दिखाता है कि कैसे एक पावर स्ट्रक्चर इंसान की आत्मा को मार देता है। हाँ, और हम इस बात को प्योरली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा सोर्स मटेरियल में है, बिना किसी पक्ष के, तो बागची रोते हुए माधवी से मिन्नतें करता है कि वो उस बच्चे को हमेशा के लिए गोद ले ले, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापों की वजह से ही उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते। वो माधवी को ही उस बच्चे की असली मां मान लेता है, उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर। और इस घटना के बाद माधवी को लगता है जैसे उसको जन्नत मिल गई हो। जो औरत जहर पिलाने आई थी, वो अब प्यार और शांति के समंदर में डूब चुकी है। उसका गुस्सा गायब हो चुका है। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना इस पॉइंट पर। एकदम हैप्पी एंडिंग जैसा। हाँ, पढ़ने और सुनने वाले को एक सेकंड के लिए यही लगता है कि बस कहानी खत्म, अच्छाई की जीत हुई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रेमचंद की कहानियां सिर्फ आदर्श पर खत्म नहीं होती, वो हमें असलियत का आईना दिखाते हैं। बिल्कुल। और तभी अचानक से वो दिल दहलाने वाली घटना घटती है। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, माधवी खुशी खुशी बच्चे के लिए दूध लाती है। वो उसे प्यार से पलने से उठाने लगती है तो वो देखती है कि बच्चे का शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका है। अचानक बिना किसी बीमारी के उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस बच्चे को उसने मौत के मुंह से निकाला था, वही बच्चा उसके हाथों में दम तोड़ देता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये एंड सच में हिला देने वाला है। हाँ, मतलब माधवी जहां बदला लेने आई थी, उस परिवार का सर्वनाश करने आई थी, आज जब उनका आखिरी बच्चा मर गया है, तो माधवी उसे सीने से लगाकर सबसे ज्यादा क्यों रो रही है? उसकी चीख पुकार के आगे तो बागची और उसकी पत्नी का रोना भी छोटा लग रहा है। ये कैसे हो गया? यही तो प्रेमचंद की कलम का जादू है। माधवी जहर देने आई थी, पर उसने अमृत बांटा। किस्मत ने भले ही बच्चे को छीन लिया, लेकिन माधवी के माता के हृदय की जीत हुई। यानी उसके अंदर की ममता नहीं हारी। एकदम सही। प्रेमचंद ने ये साबित कर दिया कि जो दिल दया से बना है, उसे चाहे कितना भी दुख मिले, वो दुष्कर्मी नहीं बन सकता। माधवी का वो रोना इसी बात का सबूत है कि इंसानियत और ममता किसी भी बदले से कई ज्यादा बड़ी चीज है। बाप रे, ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला कंक्लूजन है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो एक बात क्लियर है कि एक माँ का दिल नफरत और बदले के लिए बना ही नहीं है। इंसान गुस्से में चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, पर आखिर में उसकी असली फितरत ही जीतती है। हाँ, और ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बाहर से सिस्टम हमें कितना भी तोड़ दे, हमारे अंदर का जो कोर अस्तित्व है वो अच्छाई ही रहता है। बुराई को सिर्फ अच्छाई से ही हराया जा सकता है, भले ही उसकी कीमत बहुत बड़ी हो। सही बात है। इस एंड ने दिमाग में एक अजीब सी शांति और साथ ही एक बहुत गहरी बेचैनी छोड़ दी है। चलिए, इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं दर्शकों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ता हूं। हाँ, जरूर। आप लोग सोचिए, क्या बागची के बच्चे की मौत सच में उसके करप्शन की वजह से मिला भगवान का दंड था, या फिर यह किस्मत का एक बहुत ही अंधा और क्रूर मजाक था, जिसने करप्ट बाप को सजा देने के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले ली और साथ ही माधवी जैसी नेक आत्मा को एक बार फिर से बच्चे को खोने का वही दर्द दे दिया? ये सवाल सच में बहुत समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। किस्मत जब अपने हिसाब बराबर करती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन सही है और कौन गलत। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर से सिंप्लीफाइड समरी चैनल पर इस बौद्धिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी भी यही गुजारिश है कि आप इस कहानी के इस अजीबोगरीब एंड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नई विषय और नई गहराई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।